हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले कुछ वीडियो से हम टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से ये पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए। क्या हमें टॉपर्स को कंपेयर करना चाहिए या इसे हम सब्जेक्ट वाइज चलाएं या दोनों को मिक्स करके टॉपर्स और सब्जेक्ट को एक अलग सीरीज चलाएं। तो मिक्स ओपिनियन ज़्यादा आए लोगों के, तो उसी तरीके से हम फॉलो करेंगे इसको। और इसके पहले हमने काफ़ी आंसर्स कंपेयर कर लिए, तो सिक्स्थ और सेवेंथ भी हो गया था। उसके पहले की वीडियोस में फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ भी कर लिया हमने जहाँ तक है। फिफ्थ क्वेश्चन बच गया था, GS1 पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसमें कौन कौन से टॉपर्स होने वाले हैं, तो रैंक 10 होने वाली है ऐश्वर्यम प्रजापति, और रैंक 2 होने वाले हैं अनिमेश प्रधान। इनका ऑप्शनल हिस्ट्री है और इनका ऑप्शनल सोशोलॉजी है। अगर इनके मेंस के मार्क्स में हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 मार्क्स का डिफरेंस है। हालांकि रैंक 10 की मार्कशीट नहीं आई है, तो एक डिटेल्ड एनालिसिस तो हम नहीं कर सकते कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं। लेकिन एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 मार्क्स का ही डिफरेंस है रिटन एग्जामिनेशन में। बाकी मेजर डिफरेंस यहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट में देखने को मिलता है। रैंक 2 के 175 है, तो इनके 154 है। और इसकी वजह से इनकी रैंक जो है वो काफ़ी नीचे देखने को मिली है। अगर इनसे ऊपर के लोगों की बात करें तो ये देख सकते हो आप, इन सभी के मार्क्स रिटन में इनसे कम है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी। और ये GS1 का पेपर है, ये हमने पहले ही देख लिया। ये भी हमने देख लिया कि किसकी किसकी आंसर कॉपीज हैं। ये एक चीज़ ध्यान देने वाली है, क्योंकि लोगों का डाउट होता है। ये दोनों ने ही 26 अगस्त को ये एग्जामिनेशन दिया है। अब अगर बात करें मेंस एग्जामिनेशन की 2023 के, तो ये 16 सितंबर को हुआ था। ऐसे में आप क्लियरली देख सकते हो कि 20 दिन का फ़र्क है। अब 20 दिन में इतनी ग्रोथ नहीं हो सकती कि आंसर करने का तरीका एकदम ही चेंज हो जाए। हाँ, कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग आंसर होगा ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इन आंसर को कंपेयर करने से हमें क्या पता लग रहा है कि इसी तरीके के आंसर उन्होंने मेंस एग्जामिनेशन में भी लिखे होंगे। यह आंसर कहाँ से मिला है? यह आंसर विजन IAS की अभ्यास सीरीज चलती है, वहाँ से ये आंसर मिला है हमें, और इसी को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो जो ये डाउट होता है लोगों का कि क्या ये रियल में UPSC के थ्रू आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा नहीं है। विजन IAS अपना मॉक टेस्ट कंडक्ट कराता है, ये उसके क्वेश्चन है और उन्हीं का आंसर इन्होंने किया है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या कुछ है डिटेल्स और किस तरीके से दोनों ने आंसर किया है। ये रैंक 2 का है इस साइड, और इस साइड रैंक 10 का है। क्वेश्चन देखते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट अ नेशन इज एन इमेजिन कम्युनिटी held together by common belief, history, political aspiration, etc. In this context, discuss what the basis of India as a nation is. Also bring out the threats to the concept of Indian nationhood. क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। 3 पार्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो ग्रीन पार्ट है, वहाँ पे हमें ये डिस्कस करना है कि इंडिया एज अ नेशन का बेसिस क्या है। उसके साथ साथ ये येलो पार्ट में ये है कि इंडियन नेशनहुड को थ्रेट्स क्या क्या हैं। और पहला पार्ट ये है कि नेशन क्या होता है, वो खुद बता रहा है क्वेश्चन में कि इन ग्राउंड्स पे आपको आंसर करना है। तो अब आंसर में बढ़ते हैं। आंसर करने का एक बेसिक तरीका होता है इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ये आपके मोस्ट ऑफ द आंसर में फॉलो होगा। कुछ आंसर में हम इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे कि इंट्रो और कंक्लूजन को, लेकिन बॉडी हर आंसर में होती है और वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हुआ है। ये इंट्रो है। इंट्रो देखते हैं दोनों का। Nationalism is defined as imagined community of sentiments, symbols and beliefs that help to evoke a feeling that we belong to same community. Nation is a psychological entity. It gets territorial legitimacy by a state. बेसिक सा इंट्रो है, नेशन के बारे में बताया। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, कहीं ना कहीं उसी को यहाँ पे लिखा गया। इनके इंट्रो की बात करें तो इन्होंने बेनेडिक्ट एंडरसन को कोट किया है। ये कोई फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। ये क्या डेफिनेशन देते हैं नेशन की, उसकी बात इन्होंने यहाँ पे की है। बेनेडिक्ट एंडरसन का कहना है कि नेशन क्या है, एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है वेयर विदाउट इवन फिजिकल कॉन्टैक्ट्स एंड शेयर्ड हैबिटेट्स सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बाइंड द पीपल ऑफ द नेशन विथ शेयर्ड आइडेंटिटी।
ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था इमेजिन कम्युनिटी का, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके बेनेडिक्ट एंडरसन का मेंशन करके इसको इंट्रो बना दिया, जो कि एक बेहतरीन इंट्रो है। और ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि इनका जो ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी है, उसका टच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे इनकी बात करें तो इनका हिस्ट्री था, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि वो चीज़ मिसिंग है। और फिर आगे चल के क्या दिखाते हैं कि नेशन में कॉमन बिलीफ होता है और वो आगे चल के स्टेट बनता है। स्टेट में क्या होता है? पॉलिटिकल होमोजेनाइजेशन होता है। जर्मनी, फ्रांस, ये सब एग्जाम्पल है इसके। फिर स्टेट क्या होता है? वो डाइवर्स होता है। आगे चल के वो क्या बनता है? वो नेशन बनता है। और यहाँ पे कॉमन ब्रदरहुड की बात होती है, जो कि हमारा इंडिया है। ये तो पहला पार्ट था, ये दोनों ने एड्रेस किया, अब दोनों का ही हमने देख लिया। रैंक 2 का ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये इंट्रो का पार्ट, रैंक 10 का उतना बढ़िया नहीं है। फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं कि बेसिस क्या है इंडिया एज अ नेशन का। यहाँ पे देखिए, रैंक 10 का जो आंसर है उसमें काफ़ी कुछ गलतियाँ नहीं कहूँगा मैं, लेकिन प्रेजेंटेशन भी वीक है और स्ट्रक्चरिंग भी काफ़ी वीक है। अब देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट इन्होंने हिस्टोरिकल बेसिस मेंशन किया, काफ़ी बेसिक सा पॉइंट है कि इंडिया एज एन एंशियंट कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय रिलीजन, कल्चर, कस्टम्स, ये सारी चीज़ों की वजह से वो बंधा हुआ है। फिर उसके बाद ये एंशियंट एक अलग से हेडिंग डालते हैं और बताते हैं कि इंडिया हिंदू नेशन था, हिंदू कॉन्करर्स थे लाइक चोला, गुप्ताज, ये सब। फिर उसके बाद मिडीवियल में इन्होंने मुगल्स का बताया, दिल्ली सल्तनत का बताया कि कैसे वहाँ पे एक पॉलिटिकल एंटिटी बना था इंडिया। अब अगर हिस्टोरिकल बेसिस आप बता रहे हो तो ये दोनों को आप इसी के अंडर में दिखा सकते थे, एंशियंट और मिडीवियल को। ये अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। और कहीं ना कहीं इस तरीके के पॉइंट से हमें बचना भी चाहिए, जो ये है कि एंशियंट इंडिया एक हिंदू नेशन था और हिंदू कॉन्करर्स थे चोला, गुप्ता। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू कॉन्करर्स ही थे, बुद्धिज़्म भी था इंडिया में, जैनिज़्म भी था, और इन सारे रिलीजन से भी जो है किंग्स आ रहे थे, उन्होंने भी रूल किया था। और इनफैक्ट ऐसे भी रूलर्स हैं जो हिंदू कम्युनिटी के ना होके और दूसरी कम्युनिटी के होके उन्होंने पूरे इंडिया को एक एंटिटी बनाया था पास्ट में। मौर्यन एम्पायर की बात कर लीजिए आप तो। और बुद्धिज्म ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इस तरीके के पॉइंट्स हमें देने से बचना चाहिए। अब इनके पॉइंट्स देखते हैं हम। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये बताया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक है कल्चरल, लैंग्वेज और ये सारे आर्ट फॉर्म्स वगैरह, वो डाइवर्स होने के साथ साथ यूनाइटेड भी हैं, तो ये एक पॉइंट अच्छा है। फिर पॉलिटिकल सोवरेनिटी बताया इन्होंने कि कैसे यूनियन ऑफ स्टेट बन गया है, और ये जो है एक सोवरेन होने की फीलिंग देता है और कहीं ना कहीं ये भी यूनिटी की ही बात करता है। हमने मिल के यूनियन बनाया और आर्टिकल 1 का मेंशन किया इन्होंने। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी की बात की है इन्होंने, हिस्टोरिकल यूनिटी की बात की है कि मौर्यन, गुप्ता, हर्षा, मुगल एरा। तो ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने सभी मेंशन किया है। इन्होंने एक्सक्लूसिवली एक चीज़ को मेंशन नहीं किया है कि सिर्फ हिंदू नेशन था या फिर इस तरीके की बात थी, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि आप आंसर लिख रहे हो तो ये गलतियां आपसे ना हो। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने और कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 4, 5, 6। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि इंडिया एज अ मुगल एम्पायर मेकिंग ह्यूज प्रोग्रेस इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन से, क्वेश्चन की डिमांड ऐसी नहीं है कि आप इसको मेंशन करें, तो ये जो है यूजलेस पॉइंट है। फिर उसके बाद ये रिलीजियो पॉलिटिकल एंटिटी की बात करते हैं, और सिक्स पॉइंट में ये टेरिटरी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, ये पॉलिटिकल सोवरेनिटी की बात की थी इन्होंने, यूनियन ऑफ स्टेट्स की, वही पॉइंट है घुमा के इन्होंने बताया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ है। ये फिर उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है, इनका भी देख लेते हैं। इन्होंने भी और पॉइंट्स दिए हैं, शेयर्ड कल्चरल वैल्यूज। बस इतना भी आप पढ़ोगे ना इनके पॉइंट्स में तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस लाइक जॉइंट फैमिली, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डरली, और इस तरीके की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारा कल्चर है, उसने भी काफ़ी मदद की है इंडिया एज अ नेशन बनाने में। तो ये छठा पॉइंट था। सेवन्थ पॉइंट में शेयर्ड फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल हमने साथ में किया है, और वो भी कहीं ना कहीं एक कॉमन फीलिंग लाता है हमारे अंदर, एक भाईचारे की फीलिंग लाता है। और इंडिया एज अ नेशनहुड, और इंडिया एज अ नेशन हमें उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे एक चीज़ ये कर सकते थे कि ये सिंपल सी हेडिंग यहाँ पे बनाते और इन पॉइंट्स को ऐसे लीनियर फॉर्म में ही दिखाते तो ज़्यादा बेटर होता। इस तरीके से दिखाने का कोई बहुत फ़ायदा तो नहीं हुआ है,
क्योंकि अगर ये 1 2 3 4 पॉइंट्स यहाँ पे हैं और 3 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, अगर ये 7 पॉइंट्स लीनियर फॉर्म में नंबर्स के साथ दिखाते तो एक अलग इम्पैक्ट छोड़ता एग्जामिनर के ऊपर। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट था कि इंडियन नेशनहुड को थ्रेट क्या क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने 5 पॉइंट मेंशन किए हैं। नैरो नेशनलिज्म, और यहाँ पे देखिए ये फिर एक गलती दिख रही है इनकी, इन्होंने नैरो नेशनलिज्म की बात की है, कॉजिंग क्लैशेज विद माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब इस तरीके के पॉइंट हमें हमेशा देने से बचना चाहिए, भले ही आपके दिमाग में आ रहा हो, आपके पास वर्ड्स नहीं आ रहे हो उस तरीके के जो आप बताना चाह रहे हो, इस तरीके के पॉइंट तो हमें हर हाल में अवॉइड करने हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये मैसेज जाता है एग्जामिनर के पास कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज जितनी है इंडिया के अंदर, इंडिया उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है और वो जो है दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, या फिर इस तरीके का मैसेज जाता है। तो ये भी पॉइंट मैं कहूँगा कि बचना चाहिए इससे। यहाँ तक ठीक था कि नैरो नेशनलिज्म तक बात हुई थी, एक्सक्लूसिवली किसी चीज़ को आपको मेंशन नहीं करना है, इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करना है। फिर उसके बाद कम्युनलिज्म की बात होती है, रिलीजियस चौनिज्म की बात हो रही है, राइट्स वगैरह की बात हो रही है। एग्जाम्पल दिया इन्होंने गोधरा कांड का। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके के भी पॉइंट से बचना चाहिए, लेकिन दे सकते हो आप, इतना भी आपको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना होता। लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हो तो करोगे तो ज़्यादा बेटर है, कोई और पॉइंट दे सकते हो तो वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद हाइपर नेशनलिज्म की बात करते हैं ये, अर्शदीप सिंह की बात करते हैं, क्रिकेटर हैं, उनको बुली किया गया था, उन्होंने एक कैच छोड़ दिया था उसकी वजह से, तो इसको भी एक थ्रेड बताते हैं कि इंडियन नेशनहुड के लिए एक थ्रेड है। फिर उसके बाद रीजनलिज्म की बात हो रही है, वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो भी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट ये देते हैं खालिस्तानी मूवमेंट का, और लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं। इनकी बात करें तो यहाँ पे इन्होंने फिर से उसी तरह प्रेजेंट किया। मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि अगर ये इस तरह करते और 6 पॉइंट्स ऐसे लीनियर फॉर्म में देते तो वो ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होता इस वाले के कंपेयर में। इनका देखा जाए तो इन्होंने कम्युनलिज्म को मेंशन किया है, खालिस्तानी मूवमेंट को, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को इन्होंने दिया, यहाँ पे मेंशन किया है, हेट स्पीच की बात की है, टीके विश्वनाथ कमेटी की बात की है, और इस पे दिखाया कि कैसे नेशनल यूनिटी को इम्पैक्ट करता है। फिर एथनिक वायलेंस की बात की है, कुकी मेथी वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फिर उसके बाद टेररिज्म की बात की है इन्होंने, रीजनलिज्म की बात की है, और लॉस ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ की बात की है जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो देख सकते हैं कि कॉमन पॉइंट्स ही हैं, जैसे ये रीजनलिज्म का हो गया, फिर उसके बाद कम्युनलिज्म का हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हो आप, यहाँ पे ये खालिस्तानी मूवमेंट की भी बात हुई है, यहाँ पे भी वही बात हुई है। तो कहीं ना कहीं दोनों के पॉइंट्स सिमिलर ही हैं, लेकिन अगर बात करूँ मैं किसने बेटर प्रेजेंट किया है, किसने चॉइस ऑफ वर्ड्स किसके अच्छे हैं, तो डेफिनेटली रैंक 2 के बढ़िया है वो। और आखिरी में आके कंक्लूड किया इन्होंने भी, कंक्लूजन में क्या किया इन्होंने देख लेते हैं। दस इंडियन नेशनलिज्म हैज़ टू इनकॉर्पोरेट सेंटिमेंट्स टू बी अलाइव एंड वाइब्रेंट। तो बेसिक सा कंक्लूजन है। यहाँ पे इनका कंक्लूजन देखा जाए तो ये कहते हैं, एज मोदी जी नोट्स, इंडिया इज नॉट अ नेशन बट एन आइडिया बेस्ड ऑन द ब्यूटी ऑफ कल्चरल यूनिटी, सच डाइवर्सिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड फॉर नेशनल यूनिटी। तो इनका कंक्लूजन कहीं ना कहीं बेटर है इनके वाले से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस आंसर से कैसे हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। इनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और उसका इन्होंने काफ़ी यूज़ किया इसमें, और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि ये जो कॉमन कोट्स होते हैं इनको आप नहीं यूज़ कर सकते। ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के इन्होंने मेंशन किया है, ऐसा नहीं कि इंडिया में हमारे पास ऐसे पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ है वो नहीं है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी रहे हैं और उससे पहले भी रहे हैं, तो उनका मेंशन हम कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में या फिर पॉलिटी की बात करें तो उसमें हम पढ़ते हैं उनको। तो ये सारा कुछ था आंसर में। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, और आने वाले वीडियोस में आप किस तरीके से देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप सजेशन दे सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपसे वही मिलूंगा।